हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एग्रीविज़ार्ड बीएयू। आज हम लोग एक हमारे ही सीनियर सुशांत मैम जिन्होंने रिसेंटली एसबीआई पीओ का एग्ज़ाम क्रैक किया है, उनके साथ आए हैं ताकि वो अपने स्ट्रैटेजी, अपना एक्सपीरियंस और ये जो थोड़ा-सा कोरोना की वजह से थोड़ा-सा डिफरेंस हुआ उसमें उनका क्या एक्सपीरियंस रहा वो सब शेयर कर सकें, ताकि जो भी एस्पिरेंट्स है उसको फॉलो कर सकें और उस हिसाब से अपना भी स्ट्रैटेजी वो लोग बना सकें। So, on behalf of AgriViza team, we would like to welcome Sushan ma'am. Welcome, ma'am. Thank you so much. I would like to request ma'am to Uh, start with a small introduction of her. okay. I am Sushant Singh. I have been born and brought up at Ranchi, and I completed my graduation from Birsa Agricultural University, and currently I'm pursuing my master's from Dr. Rajendra Prasad Central Agricultural University. ओके मैम, वेलकम मैम। तो मैम फर्स्ट क्वेश्चन मैम ये रहे कि व्हाट मोटिवेटेड यू टू आउट फॉर दिस एग्जाम मींस मैम एसबीआई पीओ। बैंकिंग हमेशा से रहा है, एक एवरग्रीन सेक्टर है, तो इसे ज्वाइन करने में आई थिंक बहुत लोग, बहुत ही ज़्यादा एस्पायरेंट्स हैं जो बैंकिंग एस्पायरेंट्स है, बैंकिंग सेक्टर को ज्वाइन करना चाहते हैं, इंडियन इकोनॉमी को हेल्प करना चाहते हैं। एंड एग्रीकल्चर से भी पहले भी बहुत सारे स्टूडेंट्स बैंकिंग सेक्टर को ज्वाइन कर चुके हैं। सो आई थिंक लास्ट बैचेस को देखा है मैंने, उनसे मोटिवेट हुई हूँ, उनसे इंस्पायर हुई हूँ, एंड इसलिए बैंकिंग मैंने ज्वाइन किया है। मैम, सोर्सेज ऑफ प्रिपरेशन क्या रहा था आपका? मैंने वैसे कोई बुक्स नहीं फॉलो किया है। मेरा सबसे ज़्यादा फोकस एक्चुअली आई थिंक इंटरनेट, जो मेजर सोर्स है वो इंटरनेट ही रहा है। यूट्यूब के ऐसे बहुत कम ही चैनल्स होंगे जो मैंने नहीं देखा है। आई हैव ऑलवेज डन लाइक अच्छा ये कोई नया चैनल है तो उसे ट्राई कर लेते हैं, उसका अगर कोई वीडियो मतलब कोई सेक्शन हुआ, मैथ्स का सेक्शन हुआ या रीजनिंग का सेक्शन हुआ, कुछ अगर पसंद आ जाता है, कोई टीचर पसंद आ जाते हैं तो उनको फॉलो करते हैं। तो वैसे ही मैंने ट्राई किया है और फिर ट्रायल एंड एरर मेथड से ही मैंने ये किया है। और आई थिंक अभी इंटरनेट एक ऐसा सोर्स है जहाँ आप लोगों को सब कुछ मिल सकता है। कोई भी प्रिपरेशन हो, चाहे वो एग्रीकल्चर प्रिपरेशन हो, बैंकिंग, यूपीएससी, कोई भी प्रिपरेशन हो, आप उसी सोर्स से कर सकते हैं। तो ऐसा कुछ मैंने क्लासेस मतलब ऑफलाइन मोड पे या फिर वैसा कुछ ज्वाइन नहीं किया था। एंड हाँ, मैंने टेक्स्ट बुक का एक ईयरली सब्सक्रिप्शन लिया था, बट वो मॉक टेस्ट के लिए वो ज़्यादा यूज़ किया था मैंने, मतलब अदरवाइज यूट्यूब वाज द ओनली सोर्स। मैम, जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते रहते हैं कि कौन सा टेस्ट सीरीज लेना चाहिए या कहाँ पे हमें मॉक टेस्ट करना चाहिए, ये सब से रिलेटेड बहुत कॉमन क्वेश्चंस हैं। तो आपसे हम जानना चाहेंगे कि टेस्ट सीरीज लेना चाहिए और अगर लेना चाहिए तो कौन सोर्सेज बेटर रहेंगे। देखो, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक्चुअली कोई भी प्रिपरेशन में दो ही चीज़ होता है। एक आप प्रिपेयर करते हो, आपका बेस कैसा है, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। और दूसरा जो इम्पोर्टेंट चीज़ होता है कि आप कितने मॉक्स दे रहे हो, आप अपने आप को मतलब एग्ज़ाम रेडी कैसे कर रहे हो। तो उसके लिए टेस्ट सीरीज़ तो बहुत इम्पोर्टेंट है। मैंने एक्चुअली टेक्स्ट बुक ऐसा कुछ मतलब प्रायर इन्फॉर्मेशन या वैसे नहीं ज्वाइन किया था मैंने। सबका फाइनेंशियल कंडीशन भी होता है, क्योंकि बाकी सारे अगर आप कोई भी दूसरे ऐप्स देखें तो उनके टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने में इट विल बी मच मोर कॉस्टली। आई फाउंड टेक्स्ट बुक चीप, मतलब बहुत सिंपल सा ही रीज़न है कि टेक्स्ट बुक मुझे थोड़ा चीप लगा था तो मैंने ज्वाइन कर लिया था। बट हाँ, उसके टेस्ट अच्छे लेवल के होते हैं। एंड उसके टीचर्स भी स्पेशली मैथ्स में एक सुमित सर है, उनके क्लासेस मुझे बहुत अच्छे लगे थे। सो अगर आपको बेस बनाना है एंड यू हैव टू एक्चुअली गिव रेगुलर टेस्ट, ताकि आप अपने आप को जज कर सको, आप अपनी स्पीड को जज कर सको और अपने कॉन्सेप्ट को जज कर सको। तो फिर उसके लिए टेक्स्ट बुक इज़ गुड। बाकी का मैम, आई आई हैवंट जॉइंड या आई हैवंट एक्सपीरियंस, तो मैं नहीं बोल सकती हूँ। मैम एक जनरल डेली क्वेश्चन जो और रहता है बच्चों में कि मैम कितना टाइम देना पड़ेगा या कितना मंथ के लिए हमको प्रिपेयर करना पड़ेगा, तो उसके बारे में थोड़ा बता दीजिए। अगर आप ग्राउंड ज़ीरो से, मतलब एकदम ज़ीरो से अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं, तो आई थिंक
3 to 4 months विल बी गुड। क्यों? क्योंकि एक सबसे पहले तो हमको लगता है कि 1-2 महीने आपको अपना बेसिक्स, मतलब टेस्ट या ऐसा कुछ नहीं, आपको अपने बेसिक्स क्लियर करने हैं। उस बेसिक को क्लियर करने में आप कितना टाइम देते हो, आप कितना टाइम लगाते हो, वो आपके ऊपर है। बाकी प्री के पहले का जो 2 महीना है वो आप अपनी स्पीड को बढ़ाने में यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसके पहले आपको अपना ग्राउंड वर्क जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग करना होगा। तो फिर उसके लिए आई थिंक 2-3 मंथ्स ग्राउंड वर्क प्रिपरेशन के लिए, और फिर अगर आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है तो 1 मंथ सिर्फ टेस्ट और उस हिसाब से अपनी स्पीड को बढ़ाने के लिए 1 to 2 months मतलब लग जाएगा। इफ़ यू आर स्टार्टिंग विद ग्राउंड ज़ीरो, अगर आपने कभी पहले प्रिपेयर नहीं किया है या मतलब मैथ्स के कॉन्सेप्ट्स और रीजनिंग के कॉन्सेप्ट्स आपको मतलब स्टार्टिंग से आपको जानने हैं, देन इट विल टेक दैट टाइम। पर डे कितना टाइम देना पड़ेगा, मीन्स इन आवर? वो तो आप पे डिपेंड करता है, मतलब ऐसा बहुत ज़्यादा रिगरस भी नहीं है कि आप मतलब 24 घंटे लगे हुए हैं, 10-12 घंटे आप दे रहे हैं, वैसा रिगरस भी नहीं है। यू कैन ईजिली मैनेज योर टाइम, मतलब बट हाँ 4 to 5 hours you have to like practice and everything, you have to do that। और एक दिन में आप कितना दे रहे हैं उससे ज़्यादा एक्चुअली ये इम्पोर्टेंट है कि आप कंसिस्टेंट हैं कि नहीं। आप एक दिन 12 घंटे दे रहे हो और फिर नेक्स्ट डे आप नहीं कुछ कर रहे, तो फिर उससे आई थिंक लॉस होगा। हर दिन अगर आप हाँ टाइम दे रहे हैं तो फिर ज़्यादा फायदा होगा आपको। Ma'am, name the book you followed for the preparation. बुक एक्चुअली हम कोई फॉलो नहीं किए हैं, लेकिन अगर सीरियसली अगर किसी को फॉलो करना है तो फिर आई थिंक क्या RS अग्रवाल है, मतलब रीजनिंग एंड मैथ्स के लिए RS अग्रवाल काफ़ी अच्छा है। और इंग्लिश के लिए तो आई थिंक कोई बुक फॉलो करने से ज़्यादा अच्छा होगा कि अगर आप नॉवेल्स और न्यूज़पेपर्स अगर आप पढ़ें तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। मतलब न्यूज़पेपर पढ़ने से आपको एक तो करंट अफेयर्स के बारे में भी आपको पता चलेगा, और मतलब आपकी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स इंग्लिश की वो सब भी करेक्ट करने में वोकैबुलरी आपकी इंक्रीज होगी। तो आई थिंक दैट विल बी मच बेटर, बुक पढ़ने से ज़्यादा अच्छा होगा। रीजनिंग के लिए मैम क्या किए थे आप? जैसे कि बोला जाता है कि रीजनिंग, टफ रहता है हाँ रीजनिंग इस SBI बार का। थोड़ा टफ था। उसमें एक्चुअली थोड़ा पैटर्न में चेंज हुआ था। आई सीरियसली आई वाज नॉट प्रिपेयर्ड फॉर वो जो पैटर्न में हल्का सा जो चेंज था, मैं उसके लिए प्रिपेयर्ड नहीं थी, बट आई मैनेज्ड। एक्चुअली रीजनिंग डिफ़िकल्ट इसलिए था क्योंकि उसमें असर्शन और जो उसका ये होता है रीजनिंग असर्शन एंड कंक्लूजन, ऐसे क्वेश्चंस जो थे वो ज़्यादा आए थे। तो आई वुड सजेस्ट कि उसको एस्केप करने से ज़्यादा अच्छा है कि आप उसे देखें। रीजनिंग के लिए भी आई थिंक टेक्स्ट बुक में ही जो सर है उन्हीं का मैंने वीडियोस देखा था। मैंने वीडियो लेक्चर्स जो है वो ज़्यादा अटेंड किए हैं, तो फिर उससे आई वाज लाइक मतलब वो सब कुछ उससे कवर हो जाता है, मैथ्स में भी और रीजनिंग में भी। हम तो अब जहाँ हम लोग ने बात किया कि कैसा स्ट्रैटेजी होना चाहिए, कैसा प्रिपरेशन होना चाहिए, तो फिर हम चाहेंगे कि आप हमारे व्यूअर्स को एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में बता दें कि क्या होता है, कैसे प्री मेंस में क्या डिफरेंस रहता है, ऐसा आप हम लोग को बता दें तो। इस एग्जाम बैंकिंग के किसी भी एग्जामिनेशन में प्री मेंस एंड इंटरव्यू रहता है। तो सबसे पहले प्री में आपको आपके स्पीड से जज किया जाता है, मेंस में आपको आपके एक्यूरेसी से जज किया जाता है, और इंटरव्यू में आपको आपके कॉन्फिडेंस से जज किया जाता है। तो प्री के लिए क्वेश्चन जो रहते हैं वो इजी टू मॉडरेट लेवल के रहते हैं। इसमें आपका स्पीड का टेस्ट होता है। तो फिर प्री से पहले आप जितने मॉक टेस्ट करेंगे, मतलब एकदम इनिशियली तो सबसे पहले आपको वीकली मॉक्स देने चाहिए, और अपने आप को जज करना चाहिए कि आप कॉन्सेप्ट वाइज कहाँ पे लैकिंग है। और जैसे जैसे एग्ज़ाम नज़दीक आते जाता है, हर ऑल्टरनेट डेज या हर 3 दिन में एक बार, वैसे आपको मतलब अपनी स्पीड बढ़ाने के लिए प्रैक्टिस ही आप कर सकते हैं। देयर इज़ नो अदर ऑप्शन। वो कोई ट्रिक नहीं है कि आपका स्पीड कैसे बढ़ेगा।
वो और एक स्ट्रैटेजी जो मतलब मैं यूज़ करती हूँ कि जो ईजियर क्वेश्चंस होते हैं, सपोज मैथ्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशन जल्दी सॉल्व होते हैं, सिम्प्लीफिकेशंस जल्दी सॉल्व होते हैं, सीरीज़ के जो क्वेश्चंस होते हैं वो जल्दी सॉल्व होते हैं। तो आपको एक्चुअली क्वेश्चन को फर्स्ट क्वेश्चन से अटेम्प्ट नहीं करना है, आपको क्वेश्चंस को देखना है कि हाँ कौन से क्वेश्चंस हैं, कौन से ईजियर क्वेश्चंस हैं, कौन से कॉन्सेप्ट्स आप बहुत जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले ये ऑलमोस्ट 15 क्वेश्चंस ये रहते हैं, 10 से 15 क्वेश्चंस ऐसे रहते हैं, आप उन्हें सॉल्व कीजिए। उसके बाद फिर आप डीआईज देखिए जो सिंपल हो, उनको सॉल्व कीजिए। तो ऐसा स्ट्रैटेजी अगर आप अप्लाई करेंगे तो होपफुली आपका स्पीड भी बढ़ेगा, और प्रैक्टिस मॉक टेस्ट आपको करते रहना होगा ताकि आपका स्पीड अच्छा ही हो। रीजनिंग में भी वैसे ही अगर आप मतलब ईजियर क्वेश्चन जो होते हैं, जो आप प्रैक्टिस कर चुके हैं, जिसका कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से पता हो, वो क्वेश्चंस पहले अटेम्प्ट कीजिए और फिर बाद में दूसरे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कीजिए। और इंग्लिश में पैसेज आई थिंक लास्ट में अटेम्प्ट करना चाहिए। 2 पैसेजेस आते हैं तो फिर वो दोनों पैसेज जो है वो लास्ट में अटेम्प्ट करना चाहिए, और जो सिंगल या फिर वैसे क्वेश्चंस होते हैं उन्हें पहले अटेम्प्ट करना चाहिए, जिसमें एरर डिटेक्शन या फिर फिलअप्स होते हैं वो पहले अटेम्प्ट करना चाहिए। तो फिर इससे यही होता है कि आपको ज़्यादा टाइम मिलता है। उसके बाद प्रीलिम्स में आई थिंक गलती आप मतलब नहीं, कम से कम गलती हो, आपको वैसा ही अटेम्प्ट करना है। मतलब जल्दीबाजी में आपको स्पीड तो आपकी रखनी है लेकिन रॉन्ग भी नहीं करना है। और सबसे ज़्यादा गलती आई फील, क्योंकि मैथ्स और रीजनिंग में तो डायरेक्ट आंसर जनरेशन वाला ये रहता है, तो मैथ्स और रीजनिंग में उतनी गलतियाँ नहीं होती हैं जितनी इंग्लिश में होती है। इंग्लिश में हम लोग कभी कभी ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि अच्छा ये तो मतलब इसी ऐसा ही होगा, तो फिर वो ओवर कॉन्फिडेंस नहीं दिखाना चाहिए। और इंग्लिश में भी गलतियाँ होती हैं, तो उसके लिए थोड़ा सा अगर कंसंट्रेट करेंगे, थोड़ा सा अप्लाई करेंगे तो फिर वो बिल्कुल सही हो जाएगा। मेंस में एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कितने क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करते हैं उससे ज़्यादा कितने क्वेश्चंस आपके सही हो रहे हैं वो बहुत ज़्यादा मायने रखता है। मेंस का जो क्वेश्चंस का लेवल रहता है वो मॉडरेट टू हाई रहता है, और मेंस में ज़्यादा क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं। आई मीन आप प्रीलिम्स में आप सोचेंगे कि हाँ 35 क्वेश्चंस है तो 20 to 25 इज़ अ वेरी गुड नंबर, बट मेंस में यू विल सी कि इवन 20 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने में इट विल बी अ लॉट ऑफ डिफ़िकल्टी। तो फिर एक्यूरेसी इज़ द मेन थिंग। और मेंस में मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश के अलावा करंट अफेयर्स भी आता है। करंट अफेयर्स यूजुअली पिछले 2 महीने का बहुत अच्छे से आता है, बट इट कैन गो अप टू अ ईयर, 6 मंथ्स टू 1 ईयर। तो करंट अफेयर्स पे भी आपका अच्छा कमांड होना चाहिए। करंट अफेयर्स भी मैंने वैसा कुछ फॉलो तो नहीं किया था, यूट्यूब के चैनल्स देखे थे, और कुछ मंथली मैगजीन्स हैं, उनको जैसे कि वाईफाई स्टडी का खुद का एक मंथली मैगजीन आता है, और ऑलिव बोर्ड का भी मंथली मैगजीन आता है। तो करंट अफेयर्स उससे ये होता है, वो लोग बैंकिंग अफेयर्स भी मतलब सब कुछ कवर करवा देते हैं वो उन मैगजीन से, मुझे लगता है। और एसबीआई का लेकिन करंट अफेयर्स ये है कि वो शायद थोड़ा सा लेवल अप रहता है उसका, एसबीआई के करंट अफेयर्स से, क्योंकि मैंने आईबीपीएस पीओ भी दिया था, उसका करंट अफेयर्स मुझे कंपैरेटिवली ज़्यादा ईजियर लगा एज़ कम्पेयर टू एसबीआई। तो प्रीलिम्स और मेंस के बाद फिर आपका इंटरव्यू आता है। इंटरव्यू में मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा आपके कॉन्फिडेंस को और आपके एटीट्यूड को जज किया जाता है। उसमें आप कितने सारे क्वेश्चन सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, उससे उनका उतना ये नहीं है। हाँ, दे जस्ट वांट टू पुट यू इन अ स्पॉट, वो आपको एकदम प्रॉब्लमैटिक कि आप परेशान हो जाए उस वैसे एक स्पॉट में देखना चाहते हैं। एंड they want an answer from you, they want to see what is your attitude towards that question. तो आई थिंक ओवरऑल यही मैटर करता है। और मैम इस बार का अगर कट ऑफ देखा जाए तो वो प्री और मेंस के लिए क्या रहा था? प्रीलिम्स में कट ऑफ 58.5 था, और मेंस 250 मार्क्स का होता है, उसमें 88.9 था कट ऑफ। और इंटरव्यू का ये सब जनरल का कट ऑफ है, और इंटरव्यू का 20 था आउट ऑफ 50 मार्क्स का इंटरव्यू होता है। और नॉर्मलाइजेशन के बाद 51 कट ऑफ था, ओवरऑल कट ऑफ जो था वो 51 था। मैम एक और क्वेश्चन बहुत लोगों ने पूछा है कि बहुत लोग मास्टर्स परस्यू करते हैं,
और उसके साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे कि एसबीआई पीओ का तैयारी करते हैं, तो दोनों चीज को मैनेज कैसे करना चाहिए? आपने कैसे मैनेज किया और उन लोगों को क्या पर्सपेक्टिव रखना चाहिए? देखो, आई वुड सीरियसली से कि लॉकडाउन मेरे लिए बहुत बड़ा बून था, क्योंकि लॉकडाउन के वजह से बहुत अच्छा प्रिपरेशन हो गया मेरा। अदरवाइज आई फील कि आपको इतना एफर्ट, अगर आप, मैंने पहले ही कहा ना कि कंसिस्टेंटली अगर आप एफर्ट डाल रहे हैं तो आई थिंक दैट विल बी मच बेटर कि आप एक दिन ही सारा एफर्ट डालें। सो मास्टर्स में भी आपके कुछ सेमेस्टर्स ऐसे होंगे जब आपको फ्री, थोड़ा मतलब कम वर्कलोड होगा, रिसर्च का भी आपको कम वर्कलोड होगा, स्पेशली जब आप फर्स्ट ईयर ऑफ मास्टर्स में रहते हैं। आई थिंक तब प्रिपरेशन काफ़ी अच्छा हो सकता है आप लोगों का। जब रिसर्च वर्क पे होता है तब भी आपको हो सकता है कि थोड़ा टाइम, मतलब कुछ पर्टिकुलर डेज आपको ज़्यादा टाइम मिले, तो यू हैव टू मैनेज योर टाइम। आई थिंक दैट इज़ व्हाट इज़ मोर इम्पोर्टेंट। मैम और एक क्वेश्चन ये है कि जैसे कि बहुत लोग आईबीपीएस एसओ का तैयारी करते हैं जो एएफओ एग्रीकल्चर के लिए रहता है, तो वो कुछ लोग होते हैं कि वो डायरेक्टली एएफओ का तैयारी करना स्टार्ट करते हैं, और कुछ लोग चाहते हैं कि कुछ ऐसा तैयारी करे जैसे कि एसबीआई पीओ का तैयारी करे, कि साथ ही मतलब इसका भी तैयारी हो जाए, एसबीआई पीओ का भी, और आईबीपीएस एएफओ वाला का भी तैयारी हो जाए। तो इसके लिए आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे? मैंने कुछ अलग से तैयारी नहीं किया, मतलब कि एक होता है ना कि हाँ एस बी आई पी ओ स्पेशली बस उसी के लिए तैयारी करना है। जब आप मैथ्स रीजनिंग में आप अपने बेस को स्ट्रॉन्ग करते हैं तो फिर आपका जो तैयारी है वो सबके लिए ये हो जाता है, चाहे वो एस बी आई पी ओ के लिए हो, आई बी पी एस पी ओ के लिए हो, या फिर ए एफ ओ के लिए हो। वो तीनों के लिए मतलब बराबर जो है आपका प्रिपरेशन हो जाता है। ए एफ ओ के लिए बस यही है कि एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स को कि जनरल एज जो है वो हमेशा आप उसके टच में रहें, मतलब आप रेगुलर पढ़ते रहें। दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट ए एफ ओ में। अदरवाइज एक जो पर्टिकुलर आप प्रिपेयर कर रहे हैं, मैथ्स रीजनिंग और मतलब इंग्लिश जो आप प्रिपेयर कर रहे हैं, वो आपका तीनों में आपका काम आएगा। ऐसा नहीं है कि आपको किसी चीज़ के लिए मतलब बहुत ज़्यादा पुश अपने आप को करना होगा किसी एक पर्टिकुलर ये के लिए कि एस बी आई के लिए आपको ज़्यादा मेहनत करना है, या फिर वैसा ये नहीं है। आप बस अपना बेस स्ट्रॉन्ग रखो और आप तीनों में आप क्वालिफाई कर सकते हैं। हम जैसे आपने बताया कि ये कोविड का पैंडेमिक आपके लिए थोड़ा सा बून रहा, आपको हेल्प मतलब अपने प्रिपरेशन में टाइम मिला, लेकिन एक अगर जनरल सिचुएशन में देखा जाए तो कितना दिन पहले शुरू कर देना चाहिए प्रिपरेशन, या कितना दिन का मतलब हमें एक स्ट्रैटेजी प्लान करना चाहिए? आई थिंक 3 मंथ स्ट्रैटेजी जो रहेगा, 3 to 4 मंथ स्ट्रैटेजी, वो सबसे अच्छा रहेगा कि आप 2 महीने आप अपने बेस वर्क को दे रहे हो और 2 महीने आप मॉक टेस्ट दे रहे हो, तो आई थिंक वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और मैम जैसे कि बोला जाता है कि इंटरव्यू में मेनली पैनलिस्ट जो है वो आपको पर्सनालिटी जजमेंट करते हैं, आपका कॉन्फिडेंस, आपका आंसरिंग एबिलिटी, ये सब जज करते हैं। और जैसा कि आपने बताया कि वो लोग सिचुएशन में डाल के वो लोग आपका एटीट्यूड और ये सब जज करते हैं, तो इस रेस्पेक्ट में आप कुछ ये एडवाइस देना चाहेंगे हमारे एस्पिरेंट्स को कि उन्हें क्या डेली प्रैक्टिस में लाना चाहिए या कुछ? एक 2-3 चीज़ें हैं, जैसे कि मतलब आपके पैनलिस्ट को पता चल जाता है आप जब नर्वस होते हैं, ठीक है? तो फिर उसके लिए आपको यही है कि यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट। अब कॉन्फिडेंस आपको तब आएगा जब आप उस इंटरव्यू के लिए आप प्रैक्टिस कर चुके होंगे। तो या तो आप अपने फैमिली मेंबर्स या फ्रेंड्स के साथ आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, आप उनसे कह रहे हैं कि आप करंट अफेयर्स के ही क्वेश्चंस पूछिए, ऐसा आप कुछ कर रहे हैं, या आप मिरर के सामने आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इससे आपका कॉन्फिडेंस जो है, थोड़ी-सी नर्वसनेस जो है वो कम होगी। अदरवाइज़ ऑलवेज़ स्माइल के साथ आप आंसर कीजिए। और इंटरव्यू एक ऐसी चीज़ है कि आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं कि वो लोग क्या क्वेश्चन पूछेंगे। पैनलिस्ट को भी नहीं पता होता है कि वो लोग आखिर क्या क्वेश्चन पूछेंगे। दे डोंट प्रिपेयर कि हाँ, इस बच्चे से ये क्वेश्चन पूछने हैं, वो लोग भी प्रिपेयर नहीं करते हैं। तो इसी वजह से बस यही है, कॉन्फिडेंस रखिए। वो लोग आपको हमेशा मतलब कंफर्टेबल करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि हमसे सबसे पहले कोविड और मास्क और ये सब से कॉन्वर्सेशन होके कोविड के बारे में ही पूछा गया, एंड ज़्यादातर सारे क्वेश्चन जो थे वो एग्रीकल्चर बेस्ड क्वेश्चंस थे।
फार्म बिल्स के बारे में, फार्मर्स क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं उसके बारे में। और एसबीआई में ऐसा है कि वो लोग एक बायोडेटा फॉर्म भरवाते हैं जिसमें आपके हॉबीज़ लिखे हुए होते हैं, जिसमें कुछ और डिटेल्स लिखी हुई होती हैं। तो यू शुड नो कि आप जिस जगह से हैं, आपको उनके बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। आपका जो हॉबी होना चाहिए वो थोड़ा अलग होना चाहिए, या फिर ऐसा होना चाहिए कि आपको उस हॉबी से कुछ भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आप उसे आंसर कर सकें। और बिल्कुल फ्रेंडली कॉन्वर्सेशन, जैसे हम लोग का अभी कॉन्वर्सेशन हो रहा है, बिल्कुल वैसे ही एकदम फ्रेंडली कॉन्वर्सेशन रहता है पैनलिस्ट के साथ भी। तो ज़्यादा नर्वस नहीं होना है, कॉन्फिडेंटली सब आंसर करना है। अगर आप आंसर नहीं भी कर पाते हैं तो भी घबराना नहीं है। बस सॉरी सर आई डोंट नो ऐसे ये कीजिएगा, तो पैनलिस्ट खुद आपको आंसर बताएंगे। तो नर्वस होने की कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। मतलब दैट इज़ व्हाट आई फील इंटरव्यू से, तो मुझे यही लगा। कई लोगों ने ये तो चीज मैम बोला था कि इंटरव्यू को मतलब गाइड स्टूडेंट्स ही करते हैं, पैनलिस्ट सिर्फ क्वेश्चन पूछते हैं, लेकिन आप किस डायरेक्शन में ले जाएंगे ये आप ही के हाथ में है। तो वही मैम ने भी बताया। रौनक, आप कुछ पूछ रहे थे? और मैम फिर आगे का आपने क्या सोचा है, और एनी अदर सजेशंस टू आवर एस्पिरेंट्स? आगे का तो मैंने यही सोचा कि जॉइन करेंगे एसबीआई। और सजेशन यही है कि आप बस ट्राई करते रहे, मेहनत करते रहे। हार्ड वर्क नेवर फेल्स टू गिव यू द सक्सेस। इट ऑलवेज गिव्स यू सक्सेस। आपको अभी लग रहा होगा कि फेलियर है, अगर आप मतलब ऐसा कुछ अगर आप अपनी लाइफ में देख रहे हैं, फेलियर देख रहे हैं, बट स्टडीज़ नॉलेज वो कभी फेल नहीं होती है, वो कभी बर्बाद नहीं होती है। तो जस्ट वर्क हार्ड, कीप वर्किंग हार्ड। जो आपका एम है उसे अकम्प्लिश कीजिए। दैट्स इट। तो मैम, आप हमारे इनिशिएटिव जो हमने शुरू किया है, हमने भी ये लॉकडाउन का ही फायदा उठा के हमने ये इनिशिएटिव लाया था एग्री स्टूडेंट्स के लिए। तो आप हमारे इनिशिएटिव पे कुछ बोलना चाहे तो? बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। ऐसे ही आगे और तुम लोग भी और तरक्की करते रहो। तुम लोग का यूट्यूब चैनल भी तो और तरक्की करते रहे। अच्छा लगता है जब आप अपने ही बीच से आप किसी को देखते हो कि अच्छा हाँ, इन्होंने ऐसा कुछ क्वालिफाई किया है या ऐसा कुछ क्रैक किया है, और फिर वो बोलते हैं एंड यू हैव एक्चुअली सीन दैट पर्सन, इवन पर्सनली यू हैव सीन दैट पर्सन। तो अच्छा लगता है। तो बस ऐसे ही कंटिन्यू करते रहो तुम लोग भी। थैंक यू मैम हमें टाइम देने थैंक के यू लिए। मैम। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग करियर एंड फ्यूचर। हम लोग जरूर थैंक प्रे यू सो करेंगे कि मच। आपका आगे का जितना भी लाइफ है वो बहुत ही सक्सेसफुल रहे और आप और आगे बढ़ते रहे। और हमारे एस्पिरेंट्स के लिए भी हम चाहेंगे कि वो लोग अभी से लग जाए और हार्ड वर्क देते रहे, जरूर वो लोग सक्सीड करेंगे। So on behalf of AgriWizard, we would like to thank ma'am for giving her time. And थैंक यू सो मच। congratulations, ma'am, for your success. थैंक यू सो मच।